कि क्या उनकी मानसिक स्थिति जो है वो संघी वाली हो चुकी है। क्योंकि आजाद भारत में जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस नहीं किया, वो इस प्रदेश के प्रथम व्यक्ति ने कर दिया, एक महिला का हिजाब खींच के। कहता हूं कि ये सोची समझी साजिश है जी, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो संघी हो चुकी है। और संघी यही चाहते हैं कि ये संघी क्यों नहीं, आरएसएस संघी मानसिकता के से उत्प्रोत हो चुके हैं। 200 पंजीकृत अपराधी, अपराध करने वाले लोग पंजीकृत हैं, जिसमें से 65 मुकदमे जो हैं वो लिंचिंग के, मॉब लिंचिंग के बिहार प्रदेश से हुए हैं। तो आप क्या ये प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप संघीय मानसिकता के हो गए हैं। आप उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल करवा के उन अपराधी को फांसी के तख्ते तक कब पहुंचाइएगा? उसको 25 लाख उसके घर वालों को मुआवजा कब दीजिएगा? आप शराब को बंद करते हैं, दूसरी तरफ से विदेशी शराब हजारों लाख लीटर में यहाँ पे बिचवाते हैं। ये पीता कौन है? सरकार शराब माफियाओं को संपोषित करती है। नमस्कार, दी विभाग न्यूज चैनल पर आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं बिहार आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी। इनसे अभी जो है नीतीश कुमार जी जो इस तरह के से अविश्वास उनका बहुत ही सही था और उसके बाद एक हरकत करने लगे, उसके बारे में आज सर से चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल दी विभाग पर आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा चीज है कि इस प्रदेश के पहले व्यक्ति ने, प्रथम व्यक्ति ने, यानी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जी, जो 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है जी, पद की। क्या उनको देश के संविधान के बारे में नहीं पता? जिस देश के संविधान ने जी लोगों को धार्मिक आजादी दे रखी है, क्या उसकी धार्मिक आजादी को आप छीनना चाहते हैं? दूसरा सवाल उन्होंने अपने आप पे उठाया कि क्या उनकी मानसिक दशा दिशा ठीक नहीं है, क्या वो मानसिक रूप से बीमार हैं? तब तो कोई बात नहीं। लेकिन सर, और अगर तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनकी मानसिक स्थिति जो है वो संघी वाली हो चुकी है। क्योंकि आजाद भारत में जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस नहीं किया, वो इस प्रदेश के प्रथम व्यक्ति ने कर दिया, एक महिला का हिजाब खींच के। लेकिन सर, जिस समय इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस समय जो उनका पहले का जो छवि बना हुआ था कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, पूरे मीडिया में बाइट चलता, हर जगह उनका छवि धूमिल हो चुका था। लेकिन इलेक्शन के दौरान तो काफी ज्यादा वो स्वस्थ नजर आ रहे थे। लेकिन एकाएक जब जो अब हिजाब वाला जो मुद्दा आया उस पर एकाएक डायरेक्ट जब पब्लिक मैं तो इसको कहता हूं कि ये सोची समझी साजिश है जी, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो संघी हो चुकी है। और संघी यही चाहते हैं कि ये संघी क्यों नहीं, आरएसएस संघी मानसिकता के से उत्प्रोत हो चुके हैं। अब उनके प्रदेश के जो कैबिनेट के मंत्री थे अशोक चौधरी, उन्होंने क्या कहा? ऑन रिकॉर्ड कहा कि आरएसएस कोटा से उनके दामाद हुए हैं। तो आपने आप ये भी बताइए कि आरएसएस कोटा बिहार में कहां कहां लागू है, और अगर आरएसएस कोटा लागू है तो इस बिहार प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा तो दामाद आयोग के बाद आरएसएस कोटा वाले लोग ले लेंगे। तो उन लोगों ने खुद कहा है कि हाँ, आरएसएस कोटा लागू है सर, और वो संघी मानसिकता के इसलिए कि बिहार प्रदेश में लिंचिंग हो रहा है। 200 पंजीकृत अपराधी, अपराध करने वाले लोग पंजीकृत हैं, जिसमें से 65 मुकदमे जो हैं वो लिंचिंग के, मॉब लिंचिंग के बिहार प्रदेश से हुए हैं। तो आप क्या ये प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आप संघीय मानसिकता के हो गए हैं। आप उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल करवा के उन अपराधी को फांसी के तख्ते तक कब पहुंचाइएगा? उसको 25 लाख उसके घर वालों को मुआवजा कब दीजिएगा? और आपकी हिमाकत तो आज ये हो गई कि क्या मुस्लिमों से इतनी नफरत हो चुकी है कि आप उसका हिजाब नोचते हैं? इससे पहले सर और एक और मुद्दा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिसमें जीतन राम मांझी ने शराब के मुद्दे पे वो बोले, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक बार नहीं बोला है ये बयान, उन्होंने कई बार उन्होंने कहा है, और कहेंगे भी क्यों नहीं। जो मैं बिहार सरकार का आंकड़ा में देखता हूं वो पता चलता है 4,35,000 बच्चे जो दलित और पिछड़े वर्ग के हैं वो डिलीवरी बॉय बनने के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं तो यहाँ का इसका अपराधी कौन है? यहाँ की सरकार है, क्योंकि वो बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी अपनी दूर करने के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शराब बेचते हैं। अगर आप इस पे रोक लगा देते तो वो बच्चे नहीं जाते। आपके तो जीतन राम मांझी जी ने, रत्नेश सदा ने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी पीते हैं जी, बड़े बड़े नेता पीते हैं, तो उन्होंने तो खुद इस शराबबंदी के ऊपर अपने सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने सही कहा है, उनके ही लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और ये शराबबंदी कब लागू हुई थी?
महागठबंधन के वक्त में लागू हुई थी। हम इस चीज को मानते हैं कि बिहार प्रदेश में पूर्ण तरीके से शराबबंदी नहीं है, बल्कि शराब माफियाओं को बिहार सरकार संपोषित और संरक्षित करती है, उनको संरक्षण देती है, बिहार में शराब माफियाओं को अपराध बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सर जहां जहां भी शराबबंदी हुआ, फर्स्ट बार जब गुजरात में भी हुआ था, वहां भी इससे भी बुरा हाल है, और बिहार में जब पहल चालू किया गया तो यहाँ भी मैं कहता हूँ बढ़ती है। आप गुजरात से कुछ सीखते, गुजरात में तो बहुत सालों दशकों हो गए जी शराब को बंद हुए जी, और आज तक शराबबंदी मतलब लागू है जी। आप उससे सीखते, आप उससे बेहतर मापदंड लेके आते। मैं तो कहता हूं कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। आप शराब को बंद करते हैं और दूसरी तरफ से विदेशी शराब हजारों लाख लीटर में यहाँ पे बिचवाते हैं। ये पीता कौन है? सरकार शराब माफियाओं को संपोषित करती है। तो क्या सरकार जो है शराब के मद्देनजर उसके थ्रू राजस्व वसूलना चाहती है? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। अगर उस राजस्व से कैसे मतलब वसूलेगी? वो तो काला धन हो गया ना, फिर तो वो उनके पॉकेट में जाएगा। वो शराब माफियाओं को संरक्षण देंगे, बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, नीट पेपर लीक के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, बीपीएससी पेपर लीक के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, और उसके बदले में ये मोटा पैसा लेते हैं। तो बिहार प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? इनकी झोलियां जरूर भर जाएंगी। बिहार प्रदेश गरीब था, गरीब है, और लगता है कि अगर ये सरकार में रहेंगे तो गरीब ही रहेगी। तो अभी बिहार एसएससी के जो चेयरमैन थे 2017 के एसएससी पेपर, बिहार एसएससी पेपर लीक के मामले के, उनको तो नीतीश कुमार ने सस्पेंड भी किया है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में बड़े व्यापक तरीके से और छोटे छोटे लोगों को जेल कार्रवाइयां होती हैं, और जो बड़े माफिया है ना पेपर लीक के, उनको सरकार के लोग संरक्षित करते हैं, उनके साथ इनके रिश्ते हैं, और उनकी पहुंच इतनी है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेडरूम तक उनकी पहुंच है। तो मैं साफ तौर पे ये कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश में माफियाओं को, अपराधियों को सरकार के लोग संपोषित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। और बिहार के जो एक बीजेपी के माननीय विधायक थे बांकीपुर के नितिन नवीन जी, उनको पूरा अभी बीजेपी का पदभार सौंपा गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये उनका अपना मामला है, उनका अपना मामला है, मैं इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, और अगर वो गए हैं तो उनको मुबारकबाद में देना चाहूंगा। और जाते जाते सर एक और सवाल कि अभी जो है ऐसा खबर आ रहा है मीडिया रिपोर्ट से कि बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट जाए और निशांत कुमार जी को लॉन्च किया जाए। ये तो चल ही नहीं, निशांत को लॉन्च करिए, ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, संवैधानिक आजादी है, कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारे चाचा को एक न एक दिन जैसे नई सरकार गठन होगी तो कुछ दिनों बाद हटा देख लीजिए ना किस तरीके से बड़ा पार्टी बनने की होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड में। एक दूसरे के साथ ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये सरकार एक साल से ज्यादा नहीं चलने वाली है। तो अभी हमारे साथ आरजू खान जी थे, जिन्होंने पार्टी के ऊपर, और अभी जो है जीतन राम मांझी का बयान हो, चाहे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब का बयान हो, चाहे अभी तेजस्वी यादव जो हैं उनके बारे में जो उनका बयान हो, उन सारे बयानों पे अपनी मुद्दे राय रखे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग नीतीश कुमार के इस हिजाब वाले मुद्दे पे क्या सोचते हैं, और क्या बिहार में सच में जो है न्यू सत्ता आने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था का राज है, या जो है नीतीश कुमार बोलते हैं हम सबके हैं, फिर भी जो है इस तरह का लिंचिंग देखने को मिल रहा है? अपनी कमेंट बॉक्स करके में अपनी राय दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।